1947 में भारत आजाद होता है। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ पार्टीशन का दर्द। करोड़ों लोगों के घर उजड़ जाते हैं। देश गरीब है और इलिटरेसी रेट 88% तक है। पर फिर भी एक चीज सबके पास है, डेमोक्रेसी का ड्रीम। और आज उसी डेमोक्रेसी ने इंडिया की फास्ट ग्रोथ को रोक रखा है। एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, वीडियो को ध्यान से समझना। डेमोक्रेसी के कारण हर 5 साल में पावर शिफ्ट होता है। गवर्नमेंट ग्रोथ पर कम, इलेक्शन पर ज्यादा फोकस करती है। ये एक मेन रीजन है जिसके कारण आज इंडिया चाइना से काफी पीछे हो चुका है। इतना कि अब इंडिया और चाइना में 50 साल का डिफरेंस आ चुका है। हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर फोकस ही नहीं किया, वहीं चाइना में 9 ईयर्स की एजुकेशन फ्री नहीं कंपल्सरी है। इंडिया की गवर्नमेंट को बस सत्ता चाहिए, वो आज जीतेंगे और अगले 7 पीढ़ियों तक का इंतजाम करके जाते हैं। यही है भारत की कहानी। डार्क है बट रियलिटी है। डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे पास, बट एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू से शुरू करते हैं। 1947 में भारत को आजादी मिलती है। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए कहा था, डेमोक्रेसी इज नॉट अ लग्जरी फॉर अस, इट्स अवर डेस्टिनी। इंडिया ने डिसाइड किया कि हर डिसीजन डिबेट और डिस्कशन से गुजरेगा। हर सिटीजन को सोचने और अपने विचार एक्सप्रेस करने की आजादी रहेगी। बीजिंग के तियानमन स्क्वायर में माओ जेडोंग डिक्लेयर करते हैं, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज बॉर्न। चाइना भी पॉवर्टी में डूबा हुआ था। जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $54 थी, पॉपुलेशन 55 करोड़ और लिटरेसी रेट 20% से भी कम। लेकिन माओ के पास एक अलग फॉर्मूला था। उन्होंने कहा, हम फ्रीडम से नहीं फियर से डिसिप्लिन बनाएंगे। और यहीं से इंडिया और चाइना की साइकोलॉजी अलग हो गई। इंडिया के लिए फ्रीडम फर्स्ट था। इंडिया डेमोक्रेसी के अंडर प्लानिंग कर रहा था। नेहरू जी सोशलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। फोकस था एग्रीकल्चर, क्योंकि 70% पॉपुलेशन फार्मर थी। टारगेट था सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, इरिगेशन और एम्प्लॉयमेंट। नेहरू का बिलीफ सिंपल था, पॉलिटिकल फ्रीडम इज अ मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इस दौरान डैम बनाए गए, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए, एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट हुआ। इंडस्ट्रीज छोटी थी पर हर सिटीजन को वोट और वॉइस मिला। नेहरू जानते थे, अगर डेमोक्रेसी में ग्रोथ चाहिए तो पेशेंस भी चाहिए। वहीं चाइना के लिए कंट्रोल फर्स्ट था। माओ ने 1950 में लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया, जिससे बड़े जमींदारों से जमीन लेकर फार्मर्स में बांट दिए गए। 1952 तक 10 लाख से ज्यादा लैंडलॉर्ड्स को पनिश किया गया। यहाँ तक कई लैंडलॉर्ड्स को मार भी दिया गया। चाइना में 1953 में अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, सोवियत मॉडल पे बेस्ड, जहां हैवी इंडस्ट्रीज और स्टेट कंट्रोल पर फोकस था। माओ का गोल था कि कुछ डिकेड्स में ही अपनी कंट्री को वेस्ट कंट्रीज के जैसा बना देंगे। सोवियत यूनियन ने 156 मेजर इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट चाइना में शुरू किए। स्टील प्लांट, पावर स्टेशन, रेलवे लाइंस। गवर्नमेंट ने प्राइसेस, प्रोडक्शन और जॉब सब सेंट्रलाइज कर दिए। और हाँ, इस मॉडल में लोगों की मर्जी का कोई भी रोल नहीं था। पॉलिसीज डिसाइड करती थी बीजिंग में और गांव के लोग बस एग्जीक्यूट करते थे। और रिजल्ट ये हुआ कि 1955 तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 3.6% पर ईयर हुई। बट चाइना के केस में 1957 तक चाइना की जीडीपी ग्रोथ 9% पर ईयर तक पहुंच गई। दो नेशंस एक साथ चले पर दोनों अलग ह्यूमन प्रोग्रामिंग पर काम कर रहे थे। एक साइड डेमोक्रेसी के साथ डिले और दूसरी साइड डिक्टेटरशिप के साथ डिसिप्लिन। 1976 में माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है। एक एरा खत्म होता है, कंट्रोल, फियर और रेवोल्यूशन का एरा। उस टाइम चाइना में कंफ्यूजन हो जाती है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुके होते हैं और लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि अब चाइना को किस दिशा में ले जाया जाएगा। 2 साल के पावर स्ट्रगल के बाद फिर चाइना को लीड करते हैं डेंग ज़ाओपिंग, एक छोटी हाइट वाला शांत आदमी जो स्लोगन नहीं देता, सिर्फ एक लाइन बोलता है, इट डज नॉट मैटर वेदर अ कैट इज अ ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैच अ माइक। यानी आइडियोलॉजी से ज्यादा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। और यही लाइन बन गई चाइना के नए युग की फाउंडेशन। माओ ने फियर से यूनिटी बनाई पर प्रोग्रेस फियर में पॉसिबल नहीं है। फिर सबसे पहले फार्मिंग में रिफॉर्म्स लाए गए। माओ के टाइम पर कॉम्युनल्स फॉर्म थे, सब कुछ सरकार के अंडर। डेंग ने उस सिस्टम को तोड़ दिया और फार्मर्स को अपनी जमीन पर काम करके उसका प्रॉफिट अर्न करने का मौका दिया। इससे मिरेकल हुआ, लोगों में पहली बार मोटिवेशन और ओनरशिप की फीलिंग आई। डेटा के अनुसार 1978 से 1984 तक एग्रीकल्चर का आउटपुट 60% से भी ज्यादा बढ़ गया। करोड़ों लोगों ने पहली बार अपनी कमाई देखी। साइकोलॉजिकली एक साइलेंट हीलिंग थी कि 40 साल के कंट्रोल के बाद लोगों ने महसूस किया कि एफर्ट्स के रिवॉर्ड मिलते हैं। 1979 में डेंग ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया, फॉरेन कंपनीज के लिए चाइना को ओपन कर देते हैं। ये स्टार्ट होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड थे, टैक्स
कम था, फ्रीडम ज्यादा था। और इसका रिजल्ट ये हुआ, शेंजन जो एक फिशिंग विलेज एरिया थी 1980s के एंड तक एक इंडस्ट्री हब बन जाता है। शेंजन का जीडीपी 1980 में 28 मिलियन था और 2020 तक 400 बिलियन क्रॉस कर गया। 1980s के दौरान हर तरफ कंस्ट्रक्शन, क्रेन्स, लाइट्स, स्पीड्स, सिटीज बढ़ने लगे, विलेजेस पीछे रह गए, इनइक्वालिटी बढ़ी। पर डेंग ने बोला लेट सम पीपल गेट रिच फर्स्ट। उनका लॉजिक सिंपल था, कुछ लोगों को आगे बढ़ने दो, फिर देश उनके साथ आगे बढ़ेगा। लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि कई दशकों तक गरीबी देखने के बाद कुछ उम्मीद दिखनी शुरू हुई। चाइना के रैपिड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्रोथ के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ने लगी। मतलब वो चाहते थे कि जैसे इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है वैसे पॉलिटिकल सिस्टम में भी फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी हो। स्टूडेंट सोच रहे थे डेंग जाओपिंग उनके साइड में होंगे क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स रिफॉर्म लाए, लेकिन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करना चूज किया। 4 जून 1989 में बेजिंग के तियानमन स्क्वायर में प्रोटेस्ट को ब्रूटली सप्रेस किया गया। हजारों स्टूडेंट्स और सिटीजन्स मारे गए। वर्ल्ड ने इसको ब्रूटलिटी कहा, पर इससे चाइना के सिटीजन समझ गए हम डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी पा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं। 1992 तक चाइना की जीडीपी 4x बढ़ चुकी थी। वर्ल्ड बैंक ने उस टाइम पर लिखा था, नो नेशन इन अ ह्यूमन हिस्ट्री हैज फिल्टर्ड सो मैनी पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी सो फास्ट। दैट मीन्स इतनी तेजी से वहाँ के लोग अमीर हो रहे थे कि कोई भी कंट्री आज तक वैसा नहीं कर पाई थी। पर ये मिरेकल सिर्फ इकोनॉमी का नहीं था, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन थी। 1992 में डेंग जाओपिंग फिर से पब्लिक में नजर आते हैं। उस टाइम पर उनकी एज 88 साल हो चुकी थी, पर मिशन क्लियर था, डेवलपमेंट इज द ओनली ट्रूथ। उन्होंने साउथर्न टूर किया, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स और सिटीज को विजिट किया और एक मैसेज दिया, जो रिफॉर्म को स्लो करेगा वो चाइना के फ्यूचर को रोकेगा। इसके बाद रिफॉर्म का इंजन फुल स्पीड में आगे गया। डेंग ने सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और लीडरशिप से हट जाते हैं। उसके बाद जियांग ज़ाइमिन ने स्टार्ट किया चाइना 2.0। जियांग ज़ाइमिन ने डेंग के ब्लूप्रिंट को रियलिटी में बदला। चाइना ने डिसाइड किया हम दुनिया की फैक्ट्री बनेंगे। इसके लिए उन्होंने 3 बड़े स्टेप्स लिए। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन। हर जगह रोड, ब्रिज और पावर प्लांट्स बनाए गए। 1990s में चाइना ने हर 2 साल में एक नई मेट्रो सिटी बनाई। सेकंड, चीप लेबर स्ट्रैटेजी। विलेजेस से करोड़ों लोगों को सिटी में लाया गया। सैलरी कम थी पर नौकरी पक्की थी। वेस्ट के लिए एक इकोनॉमिक पैराडाइज बन गया। और थर्ड, एक्सपोर्ट मॉडल। प्रोड्यूस इन चाइना, सेल टू द वर्ल्ड। टॉयज, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ। और इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि 1990 से 2000 के बीच एक्सपोर्ट 500% से भी ज्यादा बढ़ गया। हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ था मेड इन चाइना। दिसंबर 2001 में चाइना WTO का मेंबर बन जाता है। चाइना ने वर्ल्ड सप्लाई चेन कैप्चर कर लिया। 2001 से लेके 2008 के बीच चाइना की जीडीपी एवरेज 10% से ज्यादा ग्रो कर रही थी हर साल। 2008 तक चाइना ग्लोबल एक्सपोर्ट में वर्ल्ड नंबर 1 बन गया। 2000 के डिकेड में चाइना और अमेरिका की एक साइलेंट पार्टनरशिप बन गई। अमेरिका कंज्यूमर था, चाइना मैन्युफैक्चरर था। अमेरिका खरीदता गया, चाइना बेचता गया और इस साइकिल ने दोनों इकोनॉमीज को बॉन्ड कर दिया। पर इसके पीछे एक डेंजरस ट्रुथ छुपा हुआ था, द वर्ल्ड वाज बिकमिंग डिपेंड ऑन चाइना। और ये डिपेंडेंसी ही आगे चल के जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा वेपन बन गई और वर्ल्ड में इनका एक्सपोर्ट शेयर 2% से बढ़कर 12% हो गया। सोचो 1949 में चाइना एक ऐसा देश जहां पॉवर्टी, इलिटरेसी और चायोस थी, पर 2025 तक आज वही देश ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। एक ऐसा देश जहां के सिटीजन्स आज ओबीडिएंट भी हैं, एम्बिशियस भी हैं और सिस्टम्स को फॉलो करना उनके लिए नेचुरल है। अगर हम अभी चाइना की इकोनॉमिक पावर को नंबर्स में बात करें 2025 के अकॉर्डिंग, तो चाइना की इकोनॉमी 2025 में अप्रॉक्स 20 ट्रिलियन जीडीपी तक पहुंच चुकी है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर बन गया है। वर्ल्ड में 15 to 60% का एक्सपोर्ट शेयर है और इनके पास 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का फॉरेन रिजर्व है। पॉवर्टी रेट 1% से भी कम है। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना अब AI, 5G, हाई स्पीड रेल, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है। और स्पेस की बात करें 2023 में मार्स मिशन को सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट किया है। इन सब चीजों से इंडिया को क्या सीखना चाहिए? 5 ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, स्पीड और एग्जीक्यूशन। डेमोक्रेसी में डिबेट जरूरी है, लेकिन डिसीजन और एग्जीक्यूशन फास्ट होनी चाहिए। सिटीजन्स को एनकरेज करना चाहिए कि आइडियाज के साथ एक्शंस भी करें। सेकंड, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चाइना हर स्टेप के साथ अपने रोड मैप बनाता गया, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। चाइना की ग्रोथ का मेन रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने अपनी रोड, फैक्ट्रीज और एनर्जीज को अच्छे से डेवलप किया। इंडिया को भी अपनी रोड, फैक्ट्रीज, एनर्जीज और इंडस्ट्री हब को डेवलप करना चाहिए, जिससे जॉब्स मिलेंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिलेगी।
फोर्थ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, AI, IT, 5G और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट और एक स्किल डेवलपमेंट क्रिटिकल है। यहाँ यूथ को प्रॉब्लम सॉल्विंग और ट्रेन करने की जरूरत है। फिफ्थ, बैलेंस फ्रीडम और कलेक्टिव प्रोग्रेस। फ्रीडम्स का लॉस ना हो, लेकिन सिटीजन्स को नेशनल गोल्स और डिसिप्लिन के लिए मोटिवेट करना होगा, साइकोलॉजिकली शिफ्ट करना होगा कि फ्रीडम्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की भी जरूरत है, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। इंडिया की स्ट्रेंथ है क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी और क्वेश्चनिंग माइंड। अगर हम स्पीड, स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस टेक्नोलॉजी इन सबको एक साथ मिला देते हैं तो इंडिया नेक्स्ट 20 से 30 सालों में ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे जो टॉपिक के साथ।